अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की प्रेजेंटेशन में हम इपॉक्सी फ्लोरिंग करने के 4 की स्टेप्स डिस्कस करेंगे और हर स्टेप में हमारा कौन कौन सा जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वो यूज़ हो सकता है। ऑफ कोर्स एट रेसिकेम वी आल्सो कस्टमाइज अ लॉट ऑफ इपॉक्सी कोटिंग एंड फ्लोरिंग सॉल्यूशंस, बट इन दिस प्रेजेंटेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो ये 4 की स्टेप्स और हर की स्टेप में कौन कौन सा प्रोडक्ट जो इस्तेमाल हो सकता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने माजी में भी कुछ वीडियोस बनाई है, लेकिन ये जो है अब तक की सबसे ज़्यादा इन डेप्थ वीडियो जो है वो होगी। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द 4 की स्टेप्स, जो जिसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो सरफेस की तैयारी, सरफेस प्रिपरेशन ऑफ कोर्स, सतह की तैयारी, ग्राउटिंग एंड फिलिंग, उसके बाद प्राइमिंग एंड देन कोटिंग। तो ये 4 की स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके कोई भी एक सक्सेसफुल इपॉक्सी फ्लोरिंग या कोटिंग का जो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारा स्टेप है वो है सरफेस प्रिपरेशन। अब हमारे पास कोई सी भी सतह आती है, कंक्रीट की सतह, यहाँ पे वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कंक्रीट, तो वहाँ पे सरफेस को ग्राइंड करके रफ़ करके इसकी हल्की हल्की मसामें खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि कभी कभार हमारे पास कुछ सरफेसेस होती है जहाँ पे हल्का सा कंक्रीट डाल दी गई है, सरफेस डाल दी गई है और उसके ऊपर जो है कोई लकड़ी का या फाइबर का गुटका डाला हुआ होता है और हमें कहा जाता है कि इसके ऊपर जो है वो आप क्या कहते हैं फ्लोरिंग कर लें या कोटिंग कर लें। तो उससे पहले भी ज़रूरी ये होता है कि हम हल्की फुल्की ग्राइंडिंग ज़रूर करें। इससे ग्राइंडिंग से 2-3 फ़वाइद होते हैं। सबसे पहले तो इसकी मसामें खुलती हैं। उसके बाद कभी कभार जब हम गुरमाला फ़र्श पे मारते हैं ना, तो नीचे कुछ क्रैक्स होते हैं, वो छोटी मोटी सीमेंट स्लरी से हाइड हुए हुए होते हैं। तो वो जो क्रैक्स वगैरह और जो भी फ्लोर की हल्की फुल्की इम्परफेक्शंस होती है वो एक्सपोज हो जाती है। कभी कभी जब हम फ़र्श सीमेंट का या कंक्रीट का डालते हैं उसमें हल्की हल्की लहरें होती हैं, तो अगर हम सही तरीके से इसकी ग्राइंडिंग करें तो हमें फ्लोर का समटाइम्स जो है वो लेवल भी बहुत अच्छा मिल जाता है। अच्छा, एक और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो पॉइंट होता है सरफेस प्रिपरेशन में, वो 2 तरह की बॉन्डिंग होती है। एक केमिकल बॉन्डिंग होती है और एक मैकेनिकल बॉन्डिंग होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत लॉजिकल सी है कि भाई जो हमारा मटेरियल होता है, जैसे इन दिस केस इपॉक्सी, दैट इज़ डिज़ाइंड इन सच ए वे कि वो जो है वो बनाया इस तरीके से जाता है कि किसी भी सतह पे वो लगे तो उस सतह के साथ प्रॉपर तरीके से जुड़े। लेकिन सतह की तैयारी के अंदर भी हाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे जो है इसकी जो इपॉक्सी की बॉन्डिंग है वो फ्लोरिंग के साथ बहुत प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, जिसे हम मैकेनिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो जब हम सरफेस को थोड़ा रफ़ करते हैं तो उस सूरत में जो भी हमारी इपॉक्सी कोटिंग या फ्लोरिंग होती है वो सरफेस के अंदर जज्ब होकर पेनिट्रेट होती है, जिससे एक मोनोलिथिक बॉन्ड बनता है बिटवीन कंक्रीट एंड द इपॉक्सी फ्लोरिंग एंड कोटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी इपॉक्सी फ्लोरिंग या कोटिंग की ड्यूरेबिलिटी के लिए। तो जब हम प्रॉपर सरफेस प्रेपरेशन करते हैं तो जो ऑफकोर्स जो मटेरियल में केमिकल बॉन्डिंग होती है वो तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये मैकेनिकल बॉन्डिंग भी जो कि इपॉक्सी प्राइमर और उसके बाद सब्सिक्वेंट मिड कोट्स और टॉप कोट्स की होती है वो रहती है मटेरियल के अंदर। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ सरफेस प्रेपरेशन। ठीक है, सरफेस प्रेपरेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा जो दूसरा क्रूशियल जो स्टेप होता है वो होता है ग्राउटिंग एंड फिलिंग का। जैसे मैंने पहले बताया कि हम जब सरफेस को ग्राइंड करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, सरफेस की बहुत सारी इम्परफेक्शंस जो है वो हमारे सामने जो है वो नज़र आ जाती है, जिसको फिर हम बाद में जो है कवर करते हैं थ्रू ग्राउटिंग एंड फिलिंग। अब ग्राउटिंग एंड फिलिंग के लिए रेसिकेम के पास, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेवरल प्राइमर्स और क्रैक फिलर्स अवेलेबल हैं रेसिकेम के पास, जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं सरफेस को तैयार करने के लिए। अच्छा, इसमें अब हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के क्रैक फिलर्स हैं, तो हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जिसपे सबसे पहले हमारे पास आता है रेसी ईपीओ क्रैक फिल CR, जो कि एक केमिकल रेजिस्टेंट क्रैक फिलर है। अगर हम एक केमिकल रेजिस्टेंट फ्लोरिंग सिस्टम फ़र्श पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेट सपोज कोई लेबॉरेटरी है या कोई टेक्सटाइल की टैनरी है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ़ केमिकल्स का जो है वो सरफेस पे जो है इम्पैक्ट आता है, तो लॉजिकल सी बात है कि पूरा सिस्टम इंक्लूडिंग द क्रैक फिलर, प्राइमर एंड द टॉप कोट वो केमिकल रेजिस्टेंट होना चाहिए। इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा जो क्रैक फिलर आता है वो एक वाटर रेजिस्टेंट क्रैक फिलर आता है। तो अस्यूमिंग कि भाई कोई जैसे मिसाल के तौर पे कोई आरओ प्लांट है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस चाहिए,
तो वहाँ पे हम ऑफ कोर्स अपना वाटर रेजिस्टेंट क्रैक फिलर यूज़ करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट एरियाज जहाँ पे हमारे क्रैक्स बहुत गहरे होते हैं, डीप होते हैं, तो वहाँ पे हमें एक लो विस्कोसिटी क्रैक फिलर चाहिए ताकि वो क्रैक्स के अंदर पूरी तरीके से पेनिट्रेट करके कंक्रीट को प्रॉपर तरीके से मोनोलिथिक बना सके। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव अ जनरल पर्पस क्रैक फिलर्स कि अगर नॉर्मल से क्रैक्स हैं एपॉक्सी में और कोई ऐसी लोड बेयरिंग हमारे पास जगह है जहाँ पे एक्सेप्ट फॉर अ वेरी टफ फ्लोर यू डोंट नीड मच केमिकल रेजिस्टेंस और वाटर प्रूफिंग, देयर यू विल ऑफ कोर्स यूज़ जनरल पर्पस एपॉक्सी क्रैक फिलर। अच्छा, जो तीसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है इस पूरे के पूरे काम के अंदर वो है प्राइमिंग। अच्छा, दो चीज़ें, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो क्रैक फिलिंग और प्राइमिंग का जो स्टेप है ये इंटरचेंजेबल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे कभी कभार इपॉक्सी के फ्लोर पे हमें जो वाजे नंगे क्रैक्स नज़र आए, हमने पहले सरफेस प्रिपेयर की, ग्राइंड किया, हमें जो क्रैक्स नज़र आए वो हमने भर दिए, फिर हमने प्राइमिंग की। अच्छा, इपॉक्सी को प्राइम करने से ये होता है कि इपॉक्सी के जो फ्लोर है उसके अंदर एक वेट लुक आ जाता है। उस वेट लुक से कभी कभार सरफेस की कुछ इम्परफेक्शंस और हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से लेट सपोज अगर मैंने एक दफ़ा क्रैक फिलिंग कर ली, फिर प्राइमर लगा दिया, प्राइमर से फ़र्श पे वेट लुक आ गया, जब ये फ़र्श की एक गीला लुक आया तो मुझे पता चला कि यार 4-6 जगहों पे जो है ना क्रैक्स और भी है। तो मैंने जो क्रैक्स मुझे नज़र आया उनको इमीडिएटली खोला, भरा और फिर दोबारा से इस सरफेस के ऊपर मैंने प्राइमिंग एंड सीलिंग कर दी। प्राइमर लगाना इसलिए ज़रूरी है कि प्राइमर सबसे पहले तो इन सम केसेस जहाँ पे नीचे हमारे पास बहुत ज़्यादा अगर नमी होती है तो वो मॉइस्चर बैरियर का भी काम करता है और मुख्तलिफ जो है प्राइमर के फंक्शंस हैं। तो इन आवर नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ प्राइमर्स दैट वी हैव। जैसे पहले हमारे पास एक केमिकल रेजिस्टेंट प्राइमर था, तो एक हमारे पास इरेसी ईपीओ प्राइमर सीआर है, एक और हमारे पास केमिकल रेजिस्टेंट है रेजिस्टेंट प्राइमर है रेसी ईपीओ कैम प्राइम 402। The Chem Prime 402 is a low viscous chemical resistant primer and CR is a high मतलब नॉर्मल विस्कोसिटी का जो है केमिकल रेजिस्टेंट प्राइमर है। दोनों की केमिकल रेजिस्टेंट सिमिलर है। अगेन इनकी टेक्निकल डाटा शीट में इनके केमिकल रेजिस्टेंट चार्ट्स मौजूद हैं। फिर हमारे पास एक जनरल पर्पस प्राइमर आता है और एक हमारे पास लो विस्कोसिटी प्राइमर आता है। लो विस्कोसिटी प्राइमर हम उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास एक ऐसी सरफेस है जो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है प्राइमर को और हमें ये महसूस होता है कि अगर मैंने जो है थोड़ा हाई विस्कस प्राइमर इस सरफेस पे अप्लाई किया, चूँकि मेरी जो कंक्रीट की सरफेस है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, तो होगा क्या कि बिकॉज ऑफ इट्स हाई विस्कोसिटी वो सरफेस पे एक लेयर तो बना देगा लेकिन अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से बाद में अगर कोई नेगेटिव प्रेशर से या कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है तो प्राइमर इटसेल्फ की पपड़ी बन के निकल जाती है, जो कि फिर पूरे फर्श की पपड़ी निकाल देता है। सो इफ़ यू आर इन डाउट कि आपको सरफेस की एब्जॉर्प्शन का नहीं पता, यू कैन ऑलवेज, माई पर्सनल गो टू प्राइमर फॉर अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन इज ऑलवेज अ लो विस्कोसिटी प्राइमर। एंड मैं ये भी नहीं कहता कि 2 कोट लगाए, वरना नॉर्मली लोग क्या होता है सर 2 कोट लगा लिए, लेकिन जब तक प्राइमर पूरा का पूरा सरफेस को सील नहीं कर देता, पूरा सरफेस को पैक नहीं कर देता, तब तक हमें मेरे हिसाब से प्राइमर लगाते रहना चाहिए ताकि हमारी जो सरफेस है वो एक स्टेबल कंडीशन में आ जाए, जिसके ऊपर फिर हम मुख्तलिफ जो है हमारे मिड कोट्स या टॉप कोट्स लगाएं। तो यहाँ पे हमारे पास हमने 4 प्राइमर्स डिस्कस कर लिए, जिसमें 2 केमिकल रेजिस्टेंट, एक जनरल पर्पस और एक लो विस्कोसिटी। अगेन हमारे पास अगर हम किसी मेटल पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास आयरन प्राइमर आता है। फिर हमारे पास कहीं पे नमी होती है तो हमारे पास एक वाटर रेजिस्टेंट प्राइमर आता है, और कहीं पे बहुत एक कभी एक्सेप्शनल सिचुएशन हो जहाँ पे सरफेस पे नमी भी है और एक केमिकल रेजिस्टेंट सिस्टम भी अप्लाई करना है, तो वहाँ पे फिर हमारे पास वाटर एंड केमिकल रेजिस्टेंट प्राइमर आता है। लेकिन ये सारे के सारे प्राइमर ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में लगा दें। ऑफ कोर्स प्राइमर लगाने से पहले भी हमें सरफेस का मॉइस्चर लेवल और सरफेस की कंडीशन चेक करनी पड़ती है। हमने हमारी पुरानी वीडियोस में भी मेंशन किया हुआ है कि एक प्रॉपर चेकलिस्ट है जिसमें हम सरफेस को मॉइस्चर मीटर से भी चेक करते हैं कि कितना मॉइस्चर किस सरफेस में कितना होना चाहिए, जिसके बाद हम प्राइमिंग या किसी तरीके से इस तरफ मतलब इपॉक्सी फ्लोरिंग की तरफ जाएं। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि इपॉक्सी फ्लोरिंग उस कंडीशन की होती ही नहीं है कि उस पर इपॉक्सी हम लगा सकें, तो फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम अगर क्या कहते हैं काम को मना ही कर दे तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर इतना होता है, समटाइम्स लेवल के इशू या कंक्रीट की अपनी कंडीशन ही ऐसी नहीं होती कि उसके ऊपर किसी किस्म का क्रैक फिलर या प्राइमर का ट्रीटमेंट किया जाए, पहले हमें कंक्रीट को सीधा करना पड़ता है। तो ये कुछ जो है कुछ एक्सेप्शनल सिनेरियोज भी इसमें होते हैं।
तो एज आई सेड हमारे पास मुख्तलिफ इसके अंदर जो है वो प्राइमर्स हैं। अब जो चौथा स्टेप है वो हमारे पास कोटिंग का है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे जहन में रखना कि कोटिंग और फ्लोरिंग में क्या फ़र्क है। जब हम किसी भी सरफेस पे सिर्फ रोलर अप्लाइड इपॉक्सी करते हैं विच इज़ सिमिलर टू अ पेंट, हमेशा रोलर अप्लाइड इपॉक्सी में एक हमारे पास जिसे हम कहते हैं ऑरेंज पील टेक्सचर आता है। थोड़ा सा कभी आपने संतरा या मौसम्बी का छिलका देखा तो वो बिल्कुल फील होने में स्मूथ होता है, लेकिन उसमें हल्की हल्की ऊपर नीचे जो है ना वो थोड़ी सी एक टेक्सचर होता है। सिमिलरली जब हम रोलर से इपॉक्सी अप्लाई करते हैं तो उसका एक रोलर अप्लाइड टेक्सचर होता है जिसे हम ऑरेंज पील टेक्सचर कहते हैं। अच्छा, जब हम इपॉक्सी फ्लोर को 1.5 mm या उससे ऊपर करते हैं और उसके ऊपर जब हम स्पाइक रोलर प्रॉपर चलाते हैं तो बिल्कुल एक ग्लास लाइक फिनिश आती है। तो इपॉक्सी जिस तरीके से हम लगाते हैं उस हिसाब से उसके टेक्सचर को भी हमें मद्देनज़र रखना होता है। तो हम समटाइम्स इपॉक्सी देख के ही बता देते हैं कि गोया ये रोलर अप्लाइड है या इसके ऊपर हमने या ये थोड़ी सी मोटी तह पे लगी हुई है। तो अगर हम बात करते हैं कोटिंग की या फ्लोरिंग की, तो सबसे पहले तो अगर हम मोटा काम करें तो स्पाइक रोलर चाहिए हमें, जिसको हम प्रॉपर तरीके से करके अपनी ऊपर की जो इपॉक्सी के अंदर गैस और जो जैसा हम हमेशा कहते हैं कि पिन होल्स और बबल्स हमेशा गीले में इस्तेमाल होते हैं, इसी तरीके से स्पाइक शूज़ इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, एक चीज़ हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि जिस एरिया में जिस हॉल में हम इपॉक्सी फ्लोर कर रहे हैं वहाँ पे इतनी रोशनी होनी चाहिए कि हमें हर चीज़ क्लियरली नज़र आए, क्योंकि ये बबल्स और पिन होल्स गीले में फॉर्म होते हैं। तो यहाँ जब इपॉक्सी क्योर हो रही हो तो उस वक्त फॉर्म होते हैं, तो हमें ये उसी वक्त नज़र आ जाए। तो वहीं पे स्पाइक रोलर जो है हम चला के जो है ना अपने जितने भी इपॉक्सी के अंदर जो बबल्स और पिन होल्स हैं उसको हम क्लियर कर लें। अच्छा, जितने भी हमारे कमरे के कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, वहाँ पे भी वी नीड टू मेक श्योर कि भाई हमारा जितना भी स्पाइक रोलर है और एजेस हैं वो भी जो है वहाँ पे भी जो है ये टूल सही तरीके से चले ताकि बबल और पिन होल का हमारा प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, अब हम बात करते हैं मिड कोट्स की। अच्छा, मिड कोट हम क्यों लगाते हैं? मिड कोट हम उस सूरत में लगाते हैं कि जब हमारा फ्लोर अनइवन होता है, हमें 2 mm या 4 mm का हमें एक प्योर सिस्टम चाहिए होता है। अगेन ये मिड कोट्स हमारे सीमेंटिशियस भी हो सकते हैं और ये मिड कोट्स हमारे इपॉक्सी बेस्ड भी हो सकते हैं। इपॉक्सी बेस्ड मिड कोट्स हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें जो है पूरा का पूरा एक मोनोलिथिक बड़ा एक मजबूत सिस्टम इपॉक्सी का चाहिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास ट्रैफिक गुजरती हो, सारी चीज़ें हो। लेकिन चूँकि टॉप कोट पूरा पिगमेंटेड होता है, महंगा पड़ता है, मिड कोट चूँकि सेंटर में होता है, नज़र नहीं आता, तो उसका कलर इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो फिर हम क्या करते हैं कि क्रैक फिलिंग, प्राइमर और पूरी सरफेस प्रिपेयर करने के बाद हम एक मिड कोट ले लेते हैं। मिड कोट हमारे पास जो है 2 तरह के हैं, केमिकल रेजिस्टेंट और जनरल पर्पस। और एक हमारे पास फाइन मिड कोट है जो 1 से 1.5 mm पे हम लेते हैं, और एक हमारे पास मिड कोट है जो कि हम 2 mm या उससे ऊपर में लेते हैं, 2 mm, 3 mm, 4 mm। तो एक हमारे पास जैसे हम यहाँ पे हम बात करते हैं रेसी EP और मिड कोट SGP। S स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, जो कि हमारे स्टैंडर्ड सिलिका के एग्रीगेट का साइज़ है, एंड G स्टैंड्स फॉर जनरल पर्पस। इसी तरीके से हम जब FGP लेते हैं तो F स्टैंड्स फॉर फाइन एग्रीगेट एंड जनरल पर्पस। जो स्टैंडर्ड एग्रीगेट है वो 2 mm या उससे ऊपर जाएगा, और जो फाइन एग्रीगेट है वो अप टू 1 mm, 1.5 mm तक हम लेंगे, जहाँ पे हमें थिकनेस बिल्ड करनी है। तो जो थिकनेस हमें बिल्ड करनी है उसके हिसाब से हम अपने मिड कोट के एग्रीगेट का तयन करेंगे, और फिर हमें ये देखना है कि हमें जनरल पर्पस फ्लोर करना है या केमिकल रेजिस्टेंट फ्लोर करना है। नॉर्मली हम लोग स्टैंडर्ड जनरल पर्पस मिड कोट को ज़्यादा तरजीह देते हैं, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बिट ईजियर टू अप्लाइड कंपेयर टू अ फाइनर केमिकल रेजिस्टेंट टॉप कोट। बट अगेन हमारे पास रेंज पूरी है, स्टैंडर्ड जनरल पर्पस मिड कोट, फाइन जनरल पर्पस मिड कोट, स्टैंडर्ड केमिकल रेजिस्टेंट मिड कोट और फाइन केमिकल रेजिस्टेंट मिड कोट। अब ये मुख्तलिफ थिकनेस पे मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम हमारे मिड कोट जो है एज़ पर साइट रिक्वायरमेंट लोगों को जो है वो रेकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, कंप्लीट सीमेंटिशियस सिस्टम्स जो है अक्सर और बेशतर बहुत महंगे पड़ते हैं। तो इस कंप्लीट इपॉक्सी सिस्टम्स जो है वो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो हम अक्सर और बेशतर जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको ये भी रेकमेंड करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का इशू नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ वाइज अगर आप जो है आपका नॉर्मल यूज़ है और आपका फ़र्श बहुत अनइवन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ जनरल पर्पस फ्लोर स्क्रीड्स हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास है रेसी SLS 610,
ये 1 mm 2 mm 3 mm का सीमेंटिशियस सेल्फ लेवल जो है वो स्क्रीड है, सेल्फ लेवलिंग कंपाउंड है, जिसके बाद हम इसके ऊपर इपॉक्सी, विनाइल, पॉलीयूरेथीन मुख्तलिफ जो है वो ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक PFS 620 है जो कि एक जनरल पर्पस फ्लोर स्क्रीड है, जहाँ पे हमारे पास कभी आधे पौने इंच का हमें पूरा फर्श ही ओवरऑल दोबारा से डालना पड़े तो ये रेडी टू यूज़ जो है 20 kg के बैग्स में दोनों आते हैं, 20 kg एंड 50 kg ऑफ कोर्स, बट अगेन द प्रिफर्ड पैकेजिंग ऑन साइट यूजुअली इज़ द 20 kg बैग। तो यहाँ पे फिर हमारे पास एक सेल्फ लेवलिंग स्क्रीड आती है और एक जनरल पर्पस फ्लोर स्क्रीड आती है। कभी कभी हमारे पास जो है कुछ स्ट्रक्चरल फ्लोर में रिपेयर्स आती है जहाँ पे हमारे पास कोई हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होती है, जहाँ पे हमें इस तरह की रिपेयरिंग करनी होती है, तो वहाँ पे फिर हम ये नॉन श्रिंक ग्राउट यूज़ करते हैं विच इज़ NSG 710 विच इज़ अ हाई स्ट्रेंथ नॉन श्रिंक सीमेंटिशियस ग्राउट। अगेन ये कंक्रीट की रिपेयर्स में, कंक्रीट की बेस प्लेट्स में और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में भी ये यूज़ होता है, लेकिन कभी कभार अगर हमें फ्लोर की रिपेयरिंग करनी है तो वहाँ पे नॉन श्रिंकिंग ग्राउट भी हम यूज़ करते हैं, कंक्रीट की रिपेयरिंग में भी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जब हम कोई सेल्फ लेवलिंग स्क्रीड लगा रहे होते हैं तो उससे पहले हमें एक सेल्फ लेवलिंग स्क्रीड का हमारा प्राइमर है, तो ऑफ कोर्स वी recommend this primer to be applied on the surface, and then we are once the primer is a little tacky, then we can go for the self leveling screed or pourable floor screeds or whatever cementitious repairing system we want to go for। अच्छा, जब हमारे पास अब प्राइमर लग गया, हमने मिड कोट लगा लिया, हमने जो है वो अगर हमें सीमेंटिशियस फ्लोर करना है उसके ऊपर प्राइमर वगैरह कर लिया, तो फाइनल कोटिंग के लिए फिर हमारे पास जो टॉप कोट है उसके लिए फिर हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो प्रोडक्ट्स मौजूद है। सबसे पहले जो our go to product for general purpose epoxy flooring is Resi EPO Tough Mite, again a 2 component solvent free top coat। अच्छा, एक और थिंग, वन मोर थिंग, रेसिकेम में वी नॉर्मली लाइक टू प्रमोट सॉल्वेंट फ्री कोटिंग्स एंड सॉल्वेंट फ्री फ्लोरिंग्स, क्योंकि फ्रॉम एक्सपीरियंस वी हैव कम टू रियलाइज़ कि जब हम फ्लोरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट डालते हैं उसकी एप्लीकेशन और फिनिशिंग में वक्त के साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें बबल्स एंड पिन होल्स बीइंग वन ऑफ देम। वंस द सॉल्वेंट सॉर्ट ऑफ इवेपोरेट्स, जो हमारी इपॉक्सी फ्लोरिंग होती है ना वो बिल्कुल फ्लैट सीधी नज़र नहीं आती, क्योंकि सॉल्वेंट इवेपोरेट हुआ होता है तो वो थोड़ा सा हमें लहरें महसूस होती हैं फर्श के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट डालने से ये भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगेन दीज आर 2 कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्री टॉप कोट, जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हमारा रेसी EPO टफ माइट है, जिसमें हमारा बिस्फिनोल बे रेसिन और पॉलीअमाइड बेस हार्डनर। देन वी हैव टफ माइट इकोनो, दिस इज़ मोर यूज टुवर्ड्स लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वेयर कॉस्टिंग इज़ एन इशू, लेकिन इकोनो में हमारे पास क्योंकि हार्डनर थोड़ा सा फिनेल कमाइन बेस्ड होता है, थोड़ा सा डार्कर टोन पे होता है, तो हमारे पास जो है इस प्रोडक्ट में इकोनो में थोड़ी सी कलर की लिमिटेशंस है, लेकिन अगेन कॉस्टिंग बहुत अच्छी आती है। देन वी हैव ग्लॉसमाइट, कहीं पे बहुत ज़्यादा कलर की मैचिंग करनी हो, बहुत ज़्यादा कलर के टिंच हो, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी फ्लोर चाहिए, वहाँ पे हम ग्लॉसमाइट यूज़ करते हैं। देन वी हैव कैममाइट विच इज़ आर हाईली केमिकल रेजिस्टेंट हैवी ड्यूटी फ्लोरिंग। उसके बाद हमारे पास क्लियर कोट आता है कि भाई अगर किसी सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ क्लियर कोट करना है तो वो कर लें। अच्छा, हमारे पास अक्सर ऑपरेशन थिएटर्स में, IT रूम्स में, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक का काम हो, कोई मोबाइल की ऐसी फैसिलिटी हो जहाँ पे मोबाइल असेंबली हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की असेंबली हो, वहाँ पे एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग की रिक्वायरमेंट आती है, जहाँ पे नीचे कॉपर की स्ट्रिप्स लगा के एक एंटी स्टैटिक फ्लोर चाहिए होता है, तो वहाँ पे हमारे पास ये एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग है। उसके बाद हमारे पास अक्सर और बेशर टॉप कोट में रिक्वायरमेंट आती है टू मेक थिंग्स कॉस्ट इफेक्टिव, एंड अगेन यू ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ 1.5 mm या 2 mm की थिकनेस भी रिक्वायर्ड होती है, टफनेस भी चाहिए होती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी चाहिए होती है। तो ओवर इन दिस केसेस वी रेकमेंड आर 3 कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्री थिक अप्लाइड टॉप कोट्स। इसमें जो हमारा सबसे पहले जो गो टू मटीरियल है वो रेसी EPO फ्लोर प्लस है, जिसमें जो विच इज़ अगेन बेस्ड ऑन पॉलीअमाइड। अच्छा, ये फ्लोर प्लस जो है ये हमारे स्टैंडर्ड टफ माइट का 3 कंपोनेंट वर्जन आ गया। फिर फ्लोर प्लस इकोनो जो है वो हमारे टफ माइट इकोनो का 3 कंपोनेंट वर्जन आ गया, विच इज़ अगेन अ स्टैंडर्ड हैवी ड्यूटी। अगर अगेन इसमें भी हमारे पास फ्लोर प्लस इकोनो में भी कलर की लिमिटेशंस है, लेकिन अगेन कॉस्टिंग बहुत अच्छी आती है। देन वी हैव ग्लॉस प्लस, वी कैन डू अ 3 कंपोनेंट हैवी ड्यूटी फ्लोरिंग, 1.5 से 2 mm 3 mm 2000-3000 माइक्रॉन्स, बहुत अच्छी ग्लॉस में, वो भी हम कर सकते हैं। अगेन जब इसको 3 कंपोनेंट में लेके जाएंगे तो पर mm जो कॉस्ट आती है कंपेयर टू द 2 कंपोनेंट ऑप्शन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। सिमिलरली वी कैन डू कैम प्लस विच इज़ अ 3 कंपोनेंट वर्जन ऑफ आर कैममाइट प्रोडक्ट, अगेन वेरी गुड
कंपेयर टू द ट्रेडिशनल बिकम्स वेरी इकोनॉमिकल, अच्छी थिकनेस में, अच्छी टफनेस में, बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो केमिकल रेजिस्टेंस आती है इसमें। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। और उसके अलावा भी हमारे पास फिर बहुत सारे रोलर अप्लाइड और ब्रश अप्लाइड कोटिंग के ऑप्शंस आते हैं, जिसमें हमारे पास रेसी EPO रोल कोट है। रोल कोट इज़ अगेन अ सॉल्वेंट फ्री ऑप्शन एंड रोल कोट प्लस इज़ अ सॉल्वेंटेड ऑप्शन। उसके बाद आयरन कोट और आयरन कोट आयरन कोट इज़ अगेन फॉर मेटल, जो स्टैंडर्ड कोट जनरल पर्पस कोटिंग होती है। आयरन कोट CR इज़ अगेन अ केमिकल रेजिस्टेंट कोटिंग, और कैम कोट अगेन इज़ अ लो विस्कोसिटी केमिकल रेजिस्टेंट पिगमेंट के अंदर पिगमेंटेड मुख्तलिफ कोटिंग्स आती है। इनके अंदर भी हम मुख्तलिफ कलर्स और मुख्तलिफ चीज़ों को डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ द प्रोडक्ट हम कलर्स वगैरह को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बिफ़ोर आई टेक योर लीव, रेसिकेम की वेबसाइट जो है वो दिखाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर हमने अभी जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स का डिस्कशन किया, जिसमें हमारे पास ये इपॉक्सी फ्लोरिंग एंड कोटिंग की पूरी रेंज थी, इसमें जितने भी हमारे क्रैक फिलर, प्राइमर, मिड कोट, हमने सीमेंटिशियस क्रीड्स, रिपेयर मटेरियल, 2 कंपोनेंट टॉप कोट, 3 कंपोनेंट, ब्रश अप्लाइड, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, हर प्रोडक्ट की जो है आपको यहाँ पे जो है ना इन डेप्थ डिटेल मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर लेट सपोज हम यहाँ पे मिड कोट्स की बात करते हैं, जो 4 हमने मिड कोट्स डिस्कस किए थे वो यहाँ पे वेबसाइट पे मौजूद हैं। यहाँ पे इन सब की जो है आपको टेक्निकल डाटा शीट्स भी जो है वो वेबसाइट पे बिल्कुल रेडीली अवेलेबल मिल जाएगी, जहाँ पे आपको इसकी तमाम तर डिटेल्स भी मिल जाएगी। ऑन टॉप ऑफ दैट अंडर ब्रोशर्स अगर आप इपॉक्सी फ्लोरिंग एंड कोटिंग के अंदर जाएंगे तो आप पूरा का पूरा हमारा इपॉक्सी फ्लोरिंग एंड कोटिंग का ब्रोशर यहाँ पे उठा सकते हैं, जहाँ पे हर प्रोडक्ट की जो है आपको पूरी एक रफ़ क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन और उसकी पैकेजिंग और एक पूरी इनडेप्थ तो खैर टेक्निकल डाटा शीट में, लेकिन एक ब्रीफ डिटेल जो है हर प्रोडक्ट के हवाले से जो है आपको मिल जाएगी। सो दैट वॉज इट फ्रॉम अस टुडे। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बिलखुसूस यूट्यूब पे वो बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।